आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज आप नरेशन सुनने वाले हैं द इरेगुलर सीरीज के एपिसोड 2 की। अगर आपने एपिसोड 1 का नरेशन नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस सीरीज के आने वाले वीडियोस को शायद मैं एक एक एपिसोड ना बनाकर 2 या 3 एपिसोड को एक साथ ही बनाऊंगा, क्योंकि आगे स्टोरी लाइन काफ़ी कंटिन्यूस होगी। तो फिर इंट्रो के साथ इस वीडियो की नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड ओपन होता है एक आदमी को दिखाते हुए जो अपने घर की तरफ जा रहा था। वो घर के पास पहुंचता है तो ऊपर खिड़की से उसका बेटा उसे देख रहा था और वो दौड़ते हुए नीचे आता है। वो अपने डैड के पास आकर कहता है, मैं फिसल कर गिर गया और वो हिलने लगा, और फिर जब मैंने अपनी जीभ से उसे टच किया तो वो निकलने लगा, और फिर मम्मी ने मुझे टिश्यू दिया। उसके डैड को समझ नहीं आता वो क्या कह रहा है। तो उस लड़के की मॉम कहती है उसका दांत टूट गया है। उसके डैड हंसते हैं और कहते हैं इस दांत को तकिए के नीचे रखना, तो टूथ फेरी आकर दांत ले जाएगी और बदले में कुछ गिफ्ट छोड़ जाएगी। अब सीन चेंज होकर रात का समय दिखाया जाता है। वो बच्चा अपने बेड पर सो रहा था, तभी उसकी मॉम उसके कमरे में आती है। तभी उस बच्चे की नींद खुल जाती है। वो उठता है और अपने मॉम को देखकर उसे पुकारता है। उसकी मॉम देखती है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है और सारे दांत गायब है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है। सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में हमें लंदन का मार्केट दिखाया जाता है जहां बिएट्रिस होती है। वो एक आदमी को देख रही थी, फिर वो एक स्टॉल से कुछ सामान चुरा लेती है जिसे एक औरत देख लेती है। शॉपकीपर उसे रोकने की कोशिश करता है पर बिएट्रिस चली जाती है। हालांकि आगे जाके दो पुलिस वाले सामने से आते हैं तो वो धीमे बढ़ जाती है और पीछे से शॉपकीपर आके उसे मारता है। पुलिस उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है, जहां वॉटसन उसे छुड़ाने आता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और केस है। वॉटसन और बिएट्रिस के बीच में बहसबाजी होती है और सीन चेंज होकर लियोपोल्ड पर फोकस करता है। लियोपोल्ड कहीं जा रहा था, तभी उसका नौकर उसे रोकता है। तो लियो कहता है कि लुइस आई हुई है तो मैं उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, पर नौकर कहता है मैं रोज रोज आपका रूटीन नहीं बदल सकता। तभी वहां लियोपोल्ड की बहन लुइस आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। असल में लुइस के साथ रहना तो सिर्फ एक बहाना था ताकि लियो पैलेस से बाहर निकल सके। लियोपोल्ड पैलेस से बाहर चला जाता है। अब सीन बिएट्रिस और वॉटसन पर आता है, जहां वॉटसन बिएट्रिस को नए केस के बारे में बताता है। वॉटसन कहता है बच्चों के दांत चोरी हो रहे हैं, और वॉटसन बिएट्रिस को दो विक्टिम्स के एड्रेस देता है जो इंटरव्यू देने के लिए राजी थे। वॉटसन के पास पुलिस रिपोर्ट्स भी थी जिसके अनुसार बच्चों के हादसे की रात एक भूतिया औरत को देखा गया था, और सभी हादसे बेलहम एरिया में हुए थे। बेट्रिस कहती है मेरी बहन को लगता है लोगों को कहीं से अजीब सी शक्तियां मिल रही है, तो क्या यह उससे जुड़ा हुआ है। वॉटसन कहता है जो केस दिया है तुम उसी पर फोकस करो और जितना कहा है उतना करो। हालांकि बेट्रिस पूछती है तुम्हें मेरी बहन की शक्तियों के बारे में कैसे पता है, और तुमने कहा था कि तुम इसे देखी हुई है, तो तुमने इन शक्तियों को कहाँ पर देखा है। वॉटसन जवाब नहीं देता और उसे वहां से जाने को कहता है। सीन अब बिएट्रिस और दोस्तों के घर पर शिफ्ट हो जाता है, जहां स्पाइक्स कहता है मैं मकान नंबर 221 बी में चोरी छुपे नहीं घुसने वाला। बिएट्रिस कहती है अगर हमें उसके लिए काम करना है तो मुझे उसके बारे में और उसके पार्टनर के बारे में सब कुछ जानना है। बिएट्रिस कहती है या तो तुम उस घर में घुसो या फिर इस केस में हमारी मदद करो। जैसी कहती है मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, जिस पर बिएट्रिस कहती है इसकी जरूरत नहीं है, पर जैसी कहती है मेरे बगैर तुम ये केस सॉल्व नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और इसीलिए वॉटसन को हमारी मदद चाहिए मेरी शक्तियों की वजह से। बिएट्रिस मान जाती है और बिली से कहती है कि तुम विक्टिम्स से जाके पूछताछ करो। बिली कहता है हमने तय किया था कि उसके लिए दोबारा काम नहीं करेंगे। हालांकि बिएट्रिस और जैसी उसे इग्नोर करती है और बाहर चली जाती है। अगला सीन जिसमें बिएट्रिस और बिली इस बारे में बात कर रहे थे, तभी लियोपोल्ड वहां पर आ जाता है और पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। जैसे कहती है एक नया केस मिला है
तो लियो पूछता है क्या मैं मदद कर सकता हूँ? तो बेatrice कहती है हाँ बिल्कुल कर सकते हो। बेatrice लियोपोल्ड को बिली के साथ जाने को कहती है। अगले सीन में एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ लड़कियाँ टूथ फेरी की बात कर रही थी। वो कहती है कि जब किसी का दांत टूट जाता है तो फेरी को स्मेल आ जाती है और वो फिर उसके सारे दांत ले जाती है। इस बात को एक दूसरी लड़की सुन रही थी और वो कमरे में जाकर प्रे करती है कि उसका दांत कभी ना गिरे, पर उसी समय उसका एक दांत गिर जाता है और वो घबरा जाती है। अब रात का समय था और उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बेड में थी। उसे खिड़की से कोई परछाई गुजरते दिखाई देती है। वो उठकर खिड़की के पास जाती है देखने को। वो घबरा कर अपने मॉम के कमरे में दौड़ती हुई जाती है और कहती है कि मैंने बाहर कुछ देखा। उसकी मॉम उसकी तरफ मुड़ती है तो पता चलता है कि उसके सारे दांत गायब हो चुके थे, जिसे देखकर वो लड़की चिल्लाती है। सीन अब फोकस करता है बेatrice और जेसी पर, जो एक घर के पास पहुंचते हैं जहां पर दो हादसे हुए थे। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग जाकर पूछताछ करेंगे। फोकस अब जेसी पर है जो एक घर की तरफ जाती है जहां दरवाजे पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो उसकी तरफ स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। जेसी उसके पीछे जाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या तुम यहीं रहते हो, तो वो बच्चा घर के अंदर चला जाता है। जेसी फिर से उसकी तरफ बढ़ती है और हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि वहां नीचे पड़ा एक बोर्ड जिस पर लिखा था डेविड गेट्स डेंटिस्ट्री। सीन कट होता है और लियो और बिली पर फोकस करता है जो एक कॉन्सर्ट हॉल में जाते हैं और अटेंडेंट से पूछते हैं कि लोरा मैकिन और कार्ला मैकिन कहाँ मिलेंगे। वो दोनों लोरा और कार्ला से मिलते हैं। कार्ला के दांत चोरी हो गए थे और लोरा कार्ला की माँ थी। लियोपोल्ड लोरा से पूछता है कि जब इसका दांत टूटा तो क्या इसने उसे तकिए के नीचे रखा था, जिस पर लोरा कहती है कि इसके दूध के दांत तो 2 साल पहले ही गिर चुके हैं। कार्ला को अब नकली दांत लगवाने पड़े थे। सीन अब शिफ्ट होता है जेसी पर, जो उस लड़के का पीछा करते हुए अंदर पहुंचती है जहां उसे एक औरत दिखती है जो शायद उसकी माँ थी। जेसी उस औरत से पूछती है कि हाल ही में यहाँ कुछ अजीब घटनाएं हुई है। जिससे और बात पूरी हो उससे पहले ही वो औरत पूछती है कि क्या तुम उस चुड़ैल की बात कर रही हो, जिस पर जेसी हाँ कहती है। वो औरत कहती है कि हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए। फिर दोनों अंदर जाते हैं। दोनों सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तभी जेसी उस औरत से पूछते है कि क्या वो नीचे जो लड़का है वो आपका बेटा है। तभी अचानक वो औरत मुड़कर जेसी पर जहरीली सांस छोड़कर उसे बेहोश कर देती है। अब सीन चेंज होकर शेरलॉक और वॉटसन का घर दिखाया जाता है जिसके सामने स्पाइक्स बैठा हुआ था। वॉटसन घर से बाहर आता है और चला जाता है, फिर स्पाइक्स घर के अंदर घुस जाता है। स्पाइक्स सीढ़ियों से ऊपर जाता है और ड्रॉर्स की तलाशी लेता है तो उसमें जॉन वॉटसन के नाम का एक लेटर मिलता है जो किसी गोल्डन डॉन नाम के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजा गया था। स्पाइक्स लेटर पढ़ रहा था तभी नीचे दरवाजा खुलता है और वो लेटर को अपने जेब में डाल देता है और एक कमरे में बेड के नीचे छुप जाता है। वो व्यक्ति जो नशे की हालत में था वो उस बेड पर आकर लेट जाता है, थोड़ी देर वायलिन बजाता है और फिर उल्टी करता है और सो जाता है। सीन चेंज होकर वापस जेसी पर आता है जो बेहोश थी और उसे एक चेयर से बांध दिया गया था और उस कमरे में वो चुड़ैल थी, या फिर कहे तो वो एक टूथ फेरी थी। हमें अब बेatrice को दिखाया जाता है जो जेसी को ढूंढ रही थी। वो उसी घर की तरफ आती है और वो नीचे पड़ा हुआ डेंटिस्ट का बोर्ड देख लेती है जो कि जेसी ने नहीं देखा था। फिर वो अंदर जाती है जहां वो चुड़ैल जेसी के दांत निकालने के लिए आगे बढ़ती है, पर उससे पहले ही बेatrice उसके पीछे आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और पीछे हटने को कहती है। सीन चेंज होकर लियोपोल्ड और बिली पर आता है जो अगले विक्टिम को मिलने के लिए गए थे। जिस बच्चे के दांत चोरी हुए थे उसके पिता दरवाजा खोलते हैं जिसका नाम जॉन कूपर था। बिली बच्चे से बात करने की कोशिश करता है पर जॉन कूपर उसे रोकता है और भगाता है। तभी लियोपोल्ड इंटरफेयर करता है और जॉन को समझाता है। जॉन लियो को पूछता है तुम इस जैसे फटीचर इंसान के साथ क्या कर रहे हो। इस बात पर बिली को गुस्सा आता है और माहौल काफी गर्मा जाता है। हालांकि बिली पीछे हट जाता है और लियो और बिली वहां से चले जाते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है जेसी और बेatrice पर। दोनों ने उस चुड़ैल को चेयर से बांध दिया था और जेसी बेatrice को बताती है कि कैसे उसने उसे बेहोश किया था। बेatrice कहती है शायद वो तुम्हें अपने वश में करना चाहती होगी। बेatrice एक कमरे में जाती है और कुछ देखकर वो जेसी को वहां पर बुलाती है। सीन अब
स्पाइक्स पर आता है जो अब भी बेड के नीचे था। वो व्यक्ति सो जाता है और स्पाइक्स कमरे से निकलता है, लेकिन बीच में उसे एक और कमरा दिखाई देता है जिसमें वो घुसता है, जहाँ पर काफी अजीब चीजें रखी हुई थी। उस कमरे में एक नक्शा भी लगा हुआ था जिस पर मार्किंग्स थी और कुछ लिखा हुआ भी था। कमरे में टेबल पर एक ouija बोर्ड भी था। और फिर सीन चेंज होता है और जैसे वो बेट्रिस पर आता है जो उस कमरे में घुसे थे, और वहां पर भी एक ouija बोर्ड पड़ा हुआ था। जैसी बाहर आकर उस चुड़ैल से पूछती है कि तुमने बोर्ड का यूज किया तब क्या हुआ और तुम्हें ये शक्तियां कैसे मिली। बेट्रिस से पूछती है पर वो चुड़ैल कुछ भी जवाब नहीं देती। तो जैसी कहती है मैं इसके दिमाग में जा सकती हूँ, जैसे कि मैं बर्ड मास्टर की दिमाग में गई थी। बेट्रिस कॉन्फिडेंट नहीं थी इस बारे में और वो जैसी को मना करती है, पर जैसी उस चुड़ैल का हाथ पकड़ती है और उसके दिमाग में घुस जाती है। दोनों अब उस चुड़ैल के दिमाग में थे, पर चुड़ैल कहती है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो। जैसी कहती है मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, सिर्फ जानना चाहती हूँ कि तुम्हें शक्तियाँ कहाँ से मिली। वो दोनों याद में देखते हैं कि वो चुड़ैल ouija बोर्ड पर अपने पिता से बात करने की कोशिश कर रही थी। बोर्ड पर रखा ग्लास हिलता है और उसके हाथ जो बोर्ड पर थे उसमें शक्तियां आना शुरू कर देती है। जैसे पूछती है ऐसा क्या है जो तुम्हें चाहिए, लोगों के दांत क्यों चोरी कर रही हो। वो चुड़ैल फिर से कहती है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो। जैसी उसे फिर से टच करती है और दोनों नई याद में पहुंच जाते हैं जहां वो चुड़ैल और दो औरतें चलते हुए जा रही थी। तभी सभी कुछ देखते हैं। वो देखते हैं कि एक व्यक्ति पेड़ पे फांसी लगाकर मर गया है। जैसी पूछती है कि क्या वो तुम्हारे पिता थे, उन्होंने खुदकुशी की है। जैसी फिर पूछती है कि तुम दांत क्यों चोरी कर रही हो। वो फिर कहती है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो। वो चुड़ैल सपने में जैसी के हाथ पकड़ती है जिससे अब वो जैसी का दिमाग में घुस जाती है। वो जैसी की बुरी यादों को देख रही थी। वो अपने बचपन को देखती है जहाँ बेatrice को एक आदमी मार रहा था और वो खड़े खड़े देख रही थी। फिर दोनों यादों से बाहर आ जाते हैं और बेatrice जैसी से पूछती है कि क्या हुआ। तो जैसी कहती है ये शायद उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिनकी वजह से इसके पिता की मौत हुई है। सीन कट होकर अब लियोपोल्ड और बिली पर आता है और बिली काफी गुस्सा था जिसको वो लियोपोल्ड पर निकालता है। दोनों में बहस होती है। लियोपोल्ड बिली के पीछे जाता है पर उसका पैर चटक जाता है और वो गिर जाता है। बिली आकर पूछता है कि क्या हुआ, तो उसे अपना पैर दिखाता है और कहता है कि किसी को इसके बारे में बताना मत। दोनों बैठकर बात करते हैं और लियोपोल्ड बताता है कि वो बचपन से ही बीमार रहता है। तो बिली कहता है तुम्हें इसके साथ जीना सीखना होगा। दोनों उठकर चलने लगते हैं। अब बेatrice और जेसी को दिखाया जाता है जो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उससे बातें निकलवाई जाए। जेसी कहती है मैं लड़कों को लेकर आती हूँ, तब तक तुम उससे बातें निकलवाओ। जेसी कहती है उसे अपने दिमाग में मत घुसने देना। यह कहकर जेसी वहां से चली जाती है। बेatrice अब कमरे में जाती है। वो चुड़ैल बेatrice से कहती है मैंने देखा तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ था, तुमने भी अपने माँ बाप को खो दिया है। वो कहती है मान लो अगर तुम्हारी मॉम को किसी ने मार दिया हो और तुम्हें बदला लेने का मौका मिले तो क्या तुम बदला नहीं लोगी। वो चुड़ैल और बताती है कि मेरे पापा ने इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की थी, पर हमसे जमीन छीन ली गई क्योंकि वो हमारी नहीं थी। वही जमीन उन हत्यारों को मारने के काम आएगी। हमें जैसी बिली और लियोपोल्ड वापस आते दिखाए जाते हैं। चलते हुए जैसी रुक जाती है और नीचे जमीन पर देखती है। बिली भी उसे देखता है और शॉक हो जाता है। जैसी बाहर से बेatrice को आवाज लगाती है और बेatrice वहां आ जाती है। बेatrice बाहर आती है और सब देखते हैं कि जमीन में से कुछ खोपड़ी जैसा दिख रहा था जो ग्रो हो रहा था। बिली कहता है ऐसा लग रहा है जैसे दांतों से खोपड़ी बन रही है। बेatrice जमीन को थोड़ा और खोदती है और थोड़ी दूर पर जमीन से एक हाथ बाहर निकल रहा था जिसको उस समय कोई भी नोटिस नहीं करता है। जैसी कहती है जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तब वो औरत यहाँ पर कुछ दफना रही थी, हालांकि मैं उसे देख नहीं पाई। इसी समय बिली उस जमीन से निकलते हुए हाथ को देखता है और अपने दोस्तों को बताता है। उस जगह से एक लड़की बाहर निकलती है जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। वो लड़की और दूसरा लड़का जो हमें शुरुआत में इस घर में दिखाया गया था, वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। बिली पूछता है क्या वो विलियम कूपर यानी कि जॉन कूपर का बेटा और कार्ला मैकिन्स थे। बेatrice कहती है वो इनके हमशक्ल बना रही है दांतों की मदद से।
सब कमरे में जाते हैं और चुड़ैल से पूछते हैं कि तुम्हारे इरादे क्या है, तुम किसे मारना चाहती हो, पर वो कुछ जवाब नहीं देती। बेटस पूछती है बेलहम का मालिक कौन है, तो लियोपोल्ड कहता है वो तो विंचेस्टर का ड्यूक है, और कहता है कि थेम्स के दक्षिण की सारी जमीन उसकी है। लियोपोल्ड को समझ आ जाता है कि ये उसको मारना चाहती है, पर वो बहुत ही अमीर व्यक्ति है और उसके आसपास हमेशा सिक्योरिटी रहती है, तो उसे मारने के लिए उसके सिक्योरिटी को पार करना जरूरी होगा। तभी बिली को भी याद आता है कि जॉन कूपर जिससे उसकी बहस हुई थी वो उसी का बॉडीगार्ड है। बिली पूछता है कार्ला मैकिन्स का इससे क्या लेना देना है, तो लियोपोल्ड कहता है ड्यूक हिपोड्रोम में हर साल शो को स्पॉन्सर करता है और आज रात वहां पर शो है। चुड़ैल कहती है तुम लोगों ने देर कर दी, उसकी जान सैकड़ों लोगों के सामने जाएगी। लियोपोल्ड बिली से पूछता है कि तुम थिएटर कितनी जल्दी पहुंच सकते हो। सीन यहाँ पर कट होता है और जॉन कूपर पर आ जाता है जो ड्यूक के साथ बग्गी में था और वो लोग हिपोड्रोम की तरफ जा रहे थे। हमें थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कार्ला मैकिन्स थी और वो उसकी मॉम के साथ आइसक्रीम बेचती थी। कार्ला नीचे बेसमेंट में चम्मच लेने के लिए जाती है जहाँ उसकी हमशक्ल आ जाती है और उसकी जगह ले लेती है। हमें अब विलियम कूपर भी दिखाया जाता है जो अपने पैर में एक चाकू मार लेता है और अपने पिता के पास जाता है जहाँ पर उसके साथ ड्यूक भी था। सीन चेंज होकर बेatrice और दोस्तों पर आता है जहां बेatrice उस चुड़ैल को समझाने की कोशिश करती है और सब कुछ रोकने को कहती है। चुड़ैल कहती है इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, पर तुम्हारी नैतिकता तुम्हें ये करने नहीं देगी। चुड़ैल अब अपनी शक्तियों से उन हमशक्ल लोगों को कंट्रोल करना शुरू करती है। सीन अब शिफ्ट होता है थिएटर पर जहां ड्यूक थिएटर में आता है और सब लोग उसका स्वागत करते हैं। ड्यूक लोगों को संबोधित कर रहा था तभी चुड़ैल कार्ला मैकिन्स को स्टेज पर ले आती है और चुड़ैल कार्ला की मदद से बोलती है। वो कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इतना कहते ही है तो ड्यूक उसकी तरफ मुड़ता है और उसे टोकता है, तो कार्ला कहती है अपना मुंह बंद रखो और एक गन निकालकर उसकी तरफ पॉइंट करती है। सभी लोग वहां पर घबरा जाते हैं। कार्ला कहती है मैं ड्यूक के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सीन कट होकर हमें बिली दिखाया जाता है जो एक बग्गी के पीछे लटक कर थिएटर पहुंच जाता है। सीन फिर कार्ला पर आता है। वो कहती है 10 साल पहले इस ड्यूक ने बिना कुछ कहे हमारे जमीन का किराया बढ़ा दिया था। उस जमीन पर काफी सारे मेहनती लोग रहते थे, उनमें से एक थे डेविड गेट्स जो कि मेरे पिता थे, जो इस बढ़े हुए किराए को चुका नहीं पाए। सीन फिर बिली पर आ जाता है जो थिएटर में आ चुका था और वो जॉन कूपर और उसके बेटे से मिलता है। बिली कहता है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये एक डमी है। जॉन गुस्सा करता है, उसे बाहर निकलने को कहता है, लेकिन वो कहता है कि आप इसके दांत चेक कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। सीन अब बेatrice, जेसी और लियोपोल्ड पर आता है जहां बेatrice एक नुकीला हथियार उठाती है उस चुड़ैल को मारने के लिए, क्योंकि सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा था। कार्ला कहती है ड्यूक ने कहा था कि अगर उसके पिता जेल गए तो मुझे किराया भरना होगा, और मैं उस समय सिर्फ 16 साल की थी। तुमने उन्हें मारा है। उन्होंने एक खत में मुझे लिखा था कि मेरे जाने में ही तुम्हारी भलाई है। दूसरी तरफ बेatrice चुड़ैल को मारने का सोचती है, पर यह उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। कार्ला अब ड्यूक पर गोली चलाती है और गोली उसे लगे उससे पहले ही जॉन उसके सामने कूद जाता है और ड्यूक को गोली नहीं लगती। स्टेज पर बिली और गार्ड्स आ जाते हैं और कार्ला को पकड़ लेते हैं। चुड़ैल का प्लान फेल हो गया था, तो वो बिली को गालियां देती है जिससे रूम में बेatrice और दोस्तों को समझ आ जाता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है। चुड़ैल कहती है तुम लोग काफी खुश हो गए उस आदमी को बचाकर जिसे मर जाना चाहिए। बेatrice वॉटसन को लाने के लिए जाती है तो लियोपोल्ड से रोककर कुछ बातें करता है। तभी वहां जैसी आती है और कहती है कि उसने नीचे जमीन से एक और क्लोन को निकलते हुए देखा जो कि अब वहां पर नहीं है। सबको समझ में आ जाता है कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। सीन शिफ्ट होता है थिएटर पर जहां ड्यूक, उसकी बेटी और उसकी वाइफ ग्रीन रूम में थे। वहां बिली और जॉन कूपर भी आते हैं और जॉन बिली को वहीं रुकने के लिए कहता है और कहता है कि कब मेरे अलावा कोई भी इस रूम में आता है तो उसे मार देना। बिली ड्यूक की वाइफ को मिलता है और कहता है कि मैं आपके हस्बैंड का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। वो औरत कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इस सीन से हमें पता चलता है कि ड्यूक की वाइफ भी एक डमी है जिसे वो चुड़ैल कंट्रोल कर रही थी। ड्यूक की वाइफ खड़ी होती है और एक चाकू निकालकर ड्यूक पर हमला करती है। बिली उसे रोकता है पर वो डमी बिली को मारने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ बेatrice कहती है उसे छोड़ दो, पर वो नहीं मानती।
तो जैसी बीएट्रिस से कहती है उसे मार दो। बिली को नुकसान पहुंचे उससे पहले बीएट्रिस उस नुकीले हथियार से चुड़ैल के सर में मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसी के साथ ड्यूक के वाइफ की डमी की भी उसी समय मौत हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही बाकी सारे जो डमीज थे वो भी मर जाते हैं। केस यहीं पर खत्म होता है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं। बीएट्रिस अब भी सदमे में थी। लियोपोल्ड और बिली बात कर रहे थे तो बिली पूछता है कि तुम्हें ड्यूक के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। तो लियो कहता है कि ये तो सभी को पता है, जिस पर बिली कहता है कि मुझे तो नहीं पता। बिली लियो पर शक करता है, पर फिर लियो वहां से चला जाता है और बीएट्रिस के पास जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ जैसे घर में सो रही थी और वो सपना देख रही थी, फिर से उसी गुफा में होती है जहां उसे वही प्लेग डॉक्टर मिलता है। वो जैसी पर हमला करे उससे पहले वहां पर तितलियां आ जाती है और वो उस सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। जैसी उस आदमी को थैंक यू कहती है, वो आदमी पूछता है क्या तुमने फिर से वही बुरा सपना देखा, जिस पर जैसी हाँ कहती है। वो आदमी जैसी के हाथ पर एक तितली का टैटू बनाता है, जिसको छूने पर जैसी उस बुरे सपने से बाहर आ सकती है। जैसी उसे बताती है कि उसने लोगों के दिमाग में झांका जैसा कि उसने कहा था, और कहती है कि टूथ फेरी यानी कि चुड़ैल के केस में ऐसा लगा जैसे उसकी तरफ का दरवाजा खुला है और वो शक्तियां सभी के लिए मौजूद है। वो आदमी जैसी को समझाता है कि हमारे और आत्माओं की दुनिया के बीच एक दीवार है। ये दुनिया सिर्फ जन्म और मृत्यु के वक्त ही क्रॉस होती है, लेकिन लगता है कि किसी ने दरवाजा खोल दिया है और जितने लोग आत्माओं को शक्तियों के लिए बुलाएंगे उतना ज्यादा यह दरवाजा खुलता रहेगा। आखिर इन दोनों दुनिया के बीच की यह दीवार टूट जाएगी और हमारी ये दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। आदमी कहता है मुझे लग रहा था कि इसके पीछे कुछ कारण है, तुम्हें ये सपने जो आ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं आते। जैसी पूछती है ये सब कैसे रोका जा सकता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें उस दरवाजे को ढूंढना होगा और उसे बंद करना होगा। जैसी अब सपने से बाहर आ जाती है और ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। स्पाइक्स बताता है कि 221 बी में लंदन का एक मैप लगा हुआ था और उस पर अजीब मार्किंग्स और नोट्स थे। स्पाइक्स कहता है मुझे वहां एक लेटर भी मिला जिसे वो बीएट्रिस को देता है। बीएट्रिस उसे देखती है। स्पाइक्स कहता है वॉटसन बहुत कुछ जानता है पर वो हमें कुछ बताता नहीं। अगर हमें दरवाजा ढूंढना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। बीएट्रिस उस लेटर को पढ़ती है और उससे बना हुआ द गोल्डन डोन का सिंबल देखती है। फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस की तरफ चल देती है। वो दरवाजा खटखटाती है, एक आदमी खोलता है और उसे अंदर ले चलता है। अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जो बीएट्रिस को पहले से पहचानता था। बीएट्रिस पूछती है कि तुम मुझे कैसे पहचानते हो और तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी कहता है मेरा नाम माइक्रॉफ्ट होम्स है। ये व्यक्ति शेरलॉक होम्स का बड़ा भाई है। हालांकि इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये नरेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में केस के साथ साथ बैकग्राउंड स्टोरी भी डेवलप होगी जो इन अजीब घटनाओं को समझाएगी। तो जानने के लिए जुड़े रहे इस चैनल से। एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम।